वाइसर ने जैसे ही पानी में अपने शरीर को ढील दिया, उसे एहसास हुआ कि उस बूढ़े शामान की चिंता बेवजह नहीं थी। ये स्प्रिंग वाकई चमत्कारी था। वो मन ही मन सोचने लगा, बास्करविल की रिवर स्टिक से भी ज्यादा असरदार है ये। और सबसे बड़ी बात, कोई एज लिमिट नहीं है। उसकी निगाहें सामने गईं। आन भी उस स्प्रिंग में थी। वाइसर ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अगर तुम भी इस पानी में रहोगी तो इसका असर कम हो सकता है। मैट्रियार्क ने साफ कहा था, ये सिर्फ मेरे लिए है। आन ने हंसते हुए जवाब दिया। सच्चे बालक ऐसी छोटी बातों की फिक्र नहीं करते। फिर वो अचानक गंभीर हो गई। वैसे सर एडोनाई का धन्यवाद करना चाहिए जिसने ये स्प्रिंग ढूंढा। वाइसर ने सिर उठाया। एडोनाई? वो कौन? आन की आंखों में गर्व चमका। मैडम 8 लेग से भिड़ने वाला अकेला वॉरियर, हमारी लेजेंड्स का सबसे ताकतवर योद्धा। फिर बोली, अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो विलेज में जिंदा नहीं रह पाओगे। वाइसर ने हल्के से सिर हिलाया। अगर वो सच में उस मॉन्स्टर से भिड़ चुका है तो इज्जत तो बनती है। आन ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वो मुड़ गई और बुदबुदाई, इन बाहरी लोगों से बात करना ही सबसे मुश्किल काम है। उसे अपनी माँ की बात याद आई। वाइसर अब आउटसाइडर नहीं, विलेज का कॉमनर है। और अगर वो इस स्प्रिंग से ठीक हो गया तो शायद वो वही बन सके जो उसे बनना था। उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। वो धीरे से फुसफुसाई, आज मैं वाइसर को अपना बना लूंगी। एन ने अचानक बात बदली। मुझे पता है वो मर्चेंट कितने मुनाफे कमा रहे थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो मैं खुद निपट लेती। वाइसर ने मुस्कुरा कर देखा। सच में? आन झेंप गई। हाँ, मुझे एम्पायर में डायमंड्स और कॉर्न के दाम का फर्क पता है। वाइसर ने पूछा, अच्छा कितना फर्क है? आन ने सोचा, एक डायमंड की कीमत 20 कॉर्न्स। वाइसर ने कुछ नहीं कहा। आन ने जल्दी से एस्टिमेट सुधारा, नहीं 30 कॉर्न। वाइसर ने सिर हिलाया। गलत। फिर उसने असली संख्या बताई और आन की आंखें फटी रह गई। इतने ज्यादा? एक डायमंड के बदले इतने सारे कॉर्न? उसने झट से अपना मुंह ढक लिया। फिर बोली, मुझे तो पहले से पता था। एम्पायर का लॉजिक ही अजीब है। वैसे भी वो स्टोन करते क्या है? वाइसर ने गहरी नजर से देखा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक बात जरूरी है। तुम मुझे क्या बुलाओगे? वाइसर या स्लेव? आन थोड़ी देर सोचती रही, फिर खड़ी होकर उसके पास आई। उसने वाइसर की ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई और आंखों में आंखें डालकर बोली, ना वाइसर और ना ही स्लेव। वो धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब झुकी। मैं तुम्हें वो बुलाना चाहती हूँ जो। लेकिन तभी कुछ बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए स्प्रिंग में कूद पड़े। आन ने चौंक कर पीछे देखा। तुम लोग यहाँ कैसे आए? बच्चे हंसते हुए बोले, कमांडर और ये है वाइसर का भाई। आन बहुत चक्की रह गई। इतनी आसानी से यहाँ आ गए? कौन लाया तुम्हें? बच्चों ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आओ ना खेलो हमारे साथ। वाइसर ने थोड़ा मुस्कुरा कर सोचा, अगर ना वाइसर और ना स्लेव तो फिर क्या बनाना चाहती हो मुझे? एन ने बच्चों की तरफ देखा और चिल्लाई, तुम नालायकों को पता है तुम लोग अंदर आओगे तो स्प्रिंग की एफिकेसी आधी हो जाएगी। वाइसर ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, किसी ने कहा था सच्चे बलाक ऐसी चीजों में कंजूसी नहीं करते। पीछे खड़े 2 बच्चों ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ कमांडर कंजूस है। आन की बगल में खड़ी एक छोटी लड़की बोली, मैट्रियार्क ने खुद कहा था जो बच्चे मर्चेंट्स की दवाओं से बीमार हैं उन्हें इस स्प्रिंग में लाओ। आन के चेहरे पर कुछ समझ आने का भाव था, लेकिन साथ में थोड़ा शर्मिंदगी भी। उसने धीरे से सोचा, क्या माँ ने ये सब सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया? तभी पीछे से आहान ने आगे बढ़कर वाइसर को धन्यवाद दिया। तुमने मेरी छोटी बहन की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। उसकी छोटी बहन ने भी हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू वॉरियर। आहान ने आंखों में पछतावा लेकर कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। विसर अब तक चुपचाप खड़ा था, सब कुछ सुनकर बस इतना बोला, अच्छा। आन की भौहें तनी, बस लोग यहाँ तुमसे माफी मांग रहे हैं और तुम्हारा जवाब है अच्छा? वाइसर ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। आहान में जरूरत से ज्यादा गुस्सा है। आहान ने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराई, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। फिर वो वाइसर की तरफ देखकर चिल्लाई, वेलकम टू बलाक वॉरियर। वाइसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। करीब 2 साल बाद एक जोरदार मुक्का सीधा आहान के चेहरे पर पड़ा। आहान जमीन पर गिरा, दर्द से कराहते हुए। उसके सामने खड़ा था अब 17 साल का हो चुका विकीर वन बास्करविल। उसने नीचे पड़े आहान की तरफ देखा और कहा, तुम उम्मीद से ज्यादा रोने वाले निकले। आहान फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक और राउंड, लेकिन वाइसर बिना पीछे देखे मुड़ गया। स्पारिंग आज के लिए खत्म। आहान चिल्लाया, तुम भाग रहे हो? वाइसर ने चलते हुए जवाब दिया, नहीं मैं बस थोड़ी देर टहलना चाहता हूँ। वो चला गया और पीछे से आहान के 2 दोस्त उसे उठाने आ गए। आहान ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़का बिल्कुल शैतान है, चोट से उभरने के बाद और भी खतरनाक बन गया है। एक दोस्त ने कहा, मैंने सुना है उसकी मार्क्समैनशिप अब कमांडर आहान के बराबर पहुंच गई है। दूसरे दोस्त ने शक भरी निगाह से देखा, कमांडर आहान के बराबर? क्या मजाक है, मैं तो खुद एक पंच में आहान की नाक से खून निकाल सकता हूँ। आहान ने सिर झटकते हुए कहा, वाइसर ने मुझे मारा ही नहीं, उसका पंच मेरी नाक से कुछ इंच पहले ही रुक गया था। दोनों दोस्त चौंक गए, मतलब तुम्हारी नाक से जो खून निकला वो सिर्फ उसके पंच की हवा से था? दूसरी तरफ वाइसर पसीने से तर था। लंबी सांस लेते हुए उसने दीवार की तरफ देखा, वो दीवार जिसमें कई विशाल गड्ढे पड़ चुके थे। उसने गर्व से कहा, अब मैं 6 टेक्निक को पूरी तरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 6 पैंग पूरी तरह कंट्रोल में है। 17 की उम्र में ये मुकाम हासिल करना एक अविश्वसनीय प्रगति थी, लेकिन वाइसर जानता था अभी रास्ता लंबा है। 10वीं तकनीक तक पहुंचने में वक्त लगेगा। उसके पास अब 6 मोना सर्कल्स थे और वो अब एक हाई रैंक ग्रेजुएट माना जाता था। उसने सोचा,
रिवर स्टिक्स का वरदान, पीबी अब मेरी डिमोनिक सोर्ड, बलैक की असैसिन टेक्निक्स और मार्क्समैनशिप, इन सब से अब मैं सबसे ऊंचे ग्रेजुएट से भिड़ सकता हूँ। फिर वो खुद से बुदबुदाया, 2 साल हो गए डीप फॉरेस्ट में कदम रखे, क्या अब वक्त आ गया है बलाक से विदाई लेने का? कुछ वक्त बाद वाइसर और एआन जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। वाइसर ने जमीन पर निगाह डाली। ये डीप फॉरेस्ट स्नेक मसासू का ट्रेल है। आन ने धीरे से सिर हिलाया। वो पुराना और विशाल सर्प। वाइसर बोला, अगर इसे पकड़ लिया तो गांव के लिए कम से कम 4 दिन का खाना मिलेगा। फिर उसने एएन की तरफ देखा। तुम कुछ और सोच रही हो क्या? आन थोड़ा चौंकी। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। ना नहीं, और कुछ नहीं। वो जल्दी से बात बदलते हुए बोली, एक और हंटिंग ग्रुप ने मुझसे कुछ पूछने को कहा था। विसर ने शक की नजरों से उसे देखा। क्या छुपा रही हो? आन ने एक छोटा सा चमकदार नाइफ निकाला। ये उन्होंने एक इंपीरियलिस्ट से लिया है जो डीप फॉरेस्ट में घुस आया था। फिर उसने पूछा, तुम इस सिंबल को पहचानते हो? वाइसर ने नजर डाली और कुछ ही पल में उसकी आंखें संकुचित हो गई। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये एम्बलम लीवियथैन क्लैन का है। 7 इंपीरियल क्लैंस में से एक, बस्करविल क्लैन के साथ साथ सबसे पुराना और खतरनाक नाम। आन ने धीमी आवाज में विकर को बताया कि शुरुआत में उन्हें शक था। वो खंजर शायद उसी भाड़े के गुट से जुड़ा हो सकता था जिसे उन्होंने 2 साल पहले खत्म कर दिया था। लेकिन राहत की बात थी कि ये सच नहीं था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने बताया कि हेडक्वार्टर के आसपास कई जगहों पर लाल रंग के एक अजीब तरल के निशान मिले थे, जैसे किसी ने शीशे की बोतल से उसे वहां गिराया हो। लेकिन जिसने भी ऐसा किया वो बड़ी जल्दी वहां से भाग गया। हालांकि उनकी हंटिंग टीम एक आदमी को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन उसने जहर निगल लिया। एक ऐसा जहर जो उसने अपने मुंह में छुपा रखा था। वो मर गया और पीछे सिर्फ एक खंजर छोड़ गया जिस पर लेवियन क्लैन का चिन्ह बना था। कुछ पल चुप रहकर आन ने विकर से एक ऐसा सवाल पूछा जो बिल्कुल निजी था। क्या तुम अपने पुराने गांव लौटना चाहते हो? विकर चौंक गया। इस अजीब और गंभीर सवाल ने उसे असहज कर दिया। उसने धीमे सुर में पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो, और ऐसे अजीब से चेहरे के साथ? आन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे झूठ पसंद नहीं है और न ही अधूरी बातें। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे पूरी ईमानदारी से बात करो। उसकी आवाज थरथरा रही थी। फिर उसने बताया, एक और इंपीरियलिस्ट हाल ही में डीप फॉरेस्ट में दाखिल हुआ है और मुझे लगता है वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। विकर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी सांसें थम गईं। आन उसकी हर हरकत, हर माइक्रो एक्सप्रेशन को गौर से देख रही थी। फिर उसने वो बात कही जो अब तक उसके दिल में दबी हुई थी। वो लड़की, वो भी डीप फॉरेस्ट में आई है। 2 साल पहले जब तुमने मदम का सामना किया था, उसके बाद से वो लड़की एक खोजी दल के साथ यहाँ आई है। मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में कुछ ढूंढ रही है। आन की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन सवाल जोर से गूंजा, अगर वो तुम्हारे सामने आई तो क्या तुम उसके साथ जाओगे? उसके दिल में सैकड़ों सवाल गूंजने लगे। क्या विकर नाराज होगा कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई? अगर विकर जाने को तैयार हुआ तो क्या वो उसे रोक पाएगी? क्या ट्राइबल रूल्स उसके सामने कुछ भी मायने रखेंगे? वो सोच ही रही थी। तभी विकर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज सधी हुई थी लेकिन दृढ़। मैं वापस नहीं जाऊंगा। आन की आंखें चमक उठी। सच कह रहे हो? उसने धीरे से पूछा। विकर ने सिर हिलाकर उसकी ओर देखा। उसके बाद जो हुआ वो किसी मासूम खुशी जैसा था। आन ने अपने भेड़िए को गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, देखा वो कहीं नहीं जा रहा। पर विकर के मन में तूफान चल रहा था। क्या एम्पायर को अब तक ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ? उसने तय किया, वो तभी वापस लौटेगा जब अपनी शक्ति को ह्यूको से पूरी तरह छिपा सकेगा, बिना एक भी लहर उठे। वो औरत, क्या वो कस्मोर है? उसके जन में उस लड़की की झलकें तैर गई। क्या उसे याद भी है कि मैंने उसकी जान बचाई थी, या ये सब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा है? उसने गौर किया। मॉर्ग और बास्करविल क्लैन ने मिलकर डीप फॉरेस्ट में खोजी दल को आने की इजाजत दी थी। क्या उसकी मौत ने इन दोनों परिवारों को करीब लाने में कोई भूमिका निभाई थी? अब उसे समझ आ रहा था, उसे डीप फॉरेस्ट से बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना होगा। इन्हीं विचारों में डूबा विकर नदी के किनारे खड़ा था। उसके पास आन भी खड़ी थी। माहौल शांत था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक विशाल मछली अचानक नदी से उछली, इतनी बड़ी कि पानी के छींटों ने दोनों को भिगो दिया। मछली जमीन पर गिरी, तड़प रही थी, दर्द भरी आवाजें निकालते हुए, और फिर वो शांत हो गई। वो मर चुकी थी। आन ने उसकी तरफ देखा, आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ये लंगफिश है? वो सोचने लगी, क्या इसका नदी से बाहर कूदना इस बात का संकेत है कि बारिश का मौसम आने वाला है? उसने कहा, इस आकार की मछली अगर अब दिख रही है तो शायद इस बार बारिश लंबी चलेगी। पर तभी विकर ने कुछ नोटिस किया। उसने गौर से देखा, मछली के शरीर में एक तीर धंसा हुआ था। चौंकते हुए उसने मछली का पेट चीरना शुरू किया। जो कुछ सामने आया उसे देखकर दोनों की रूह कांप उठी। मछली के पेट में एक इंसानी कंकाल था और वो हाथ में उसी तीर को पकड़े हुए था। आन उसके कपड़े देख रही थी। उसकी आंखों में संदेह की लहर थी। क्या ये लोको ट्राइब का हो सकता है? वो बुदबुदाई। फिर उसने देखा, जहां तीर मछली के शरीर में घुसा था वहां हल्की सी खरोंचें थीं, जैसे अंदर मौजूद शख्स ने तीर के जरिए खुद को बचाने की कोशिश की हो। उसने गहरी सांस ली। लंगफिश मूर्ख जीव है, ये तो सिर्फ मरे हुए शरीर खाता है, मगर ये सब कुछ तो अजीब है, बहुत अजीब। विकर ने उस अजीबो गरीब मछली और उसके पेट से मिले कंकाल के बारे में सोचते हुए कहा, हो सकता है वो इंसान इतना कमजोर हो गया हो कि वो मछली उसे मरा हुआ समझ बैठी। आन ने गहरी सोच में डूबी निगाहों से उसे देखा। लेकिन इतनी कमजोरी के साथ कोई शिकार पर क्यों निकलेगा? विकर का चेहरा गंभीर हो गया। शायद उस इंसान की ट्राइब में
हालात इतने बिगड़ चुके हों कि लोगों को जिंदा रहने के लिए मौत से जूझना पड़ रहा हो। फिर उसने धीमे सुर में कहा, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है इस जंगल के अंदर, हमें जांच करनी होगी। और फिर दोनों जंगल के भीतर और गहराई तक चले गए, लेकिन जो दृश्य वहां उनका इंतजार कर रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आन का चेहरा फट पड़ा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा झकझोर दी हो। पेड़ों के नीचे जमीन पर चारों ओर बिखरी थी लाशें, इंसानी जिस्म जो अब सिर्फ खोखली खोली बन चुके थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सारे लोको वॉरियर्स हैं क्या ये सब मर चुके हैं? विकर झुका और एक लाश की जांच करने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसने देखा शरीर पर लाल धब्बे थे, उल्टी और दस्त के निशान साफ थे। वो बुदबुदाया, ये कोई बीमारी है, कोई खतरनाक बीमारी। आन ने दूसरी तरफ इशारा किया। इतनी रात हो चुकी है लेकिन गांव में कहीं आग नहीं जल रही, खाना नहीं पक रहा। धीरे धीरे रात गहराती गई और वे लोगों गांव के अंदर पहुंचे। विकर ने चारों ओर देखा, हर जगह सन्नाटा, कोई हलचल नहीं, बस सूखी जमीन और झाड़ियों की झीनी सरसराहट। उसने फुसफुसाकर कहा, यहाँ जिंदगी का कोई निशान नहीं है, ये जगह जैसे मर चुकी हो। आन ने एक टेंट का पर्दा हटाया और तभी एक झुंड मक्खियों की आवाज गूंजी और अंदर एक सड़ी हुई लाश मिली। वो चीख पड़ी, विकर यहाँ एक लाश है। विकर भागा, लेकिन अपने रास्ते पर उसने भी वही मंजर देखा, एक और शव। तभी उसके जहन में एक पुरानी डरावनी याद लौट आई। रिग्रेशन से पहले का समय। डीप फॉरेस्ट में एक भयानक महामारी फैली थी, रेड डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसने न सिर्फ बारबेरियंस को बल्कि तमाम प्रजातियों को निगल लिया था। लक्षण वही थे, लाल धब्बे, उल्टियां, दस्त और असहनीय दर्द। कई लोग अपंग हो गए थे और मौत बेहद धीमी, यातना भरी होती थी। ये बीमारी इतनी घातक थी कि एम्पायर की सीमा तक फैल गई थी। आन अब घबरा कर चिल्लाई, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये भगवान का श्राप है। विकर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, ये श्राप नहीं है, ये एक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज। आन का चेहरा और ज्यादा डर गया। अगर ये बीमारी है तो बात और भी खतरनाक है। विकर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रिलैक्स, ये इतनी ज्यादा कंटेजियस नहीं है। उसकी बात से आन को थोड़ी राहत मिली। तो ये सच में कोई श्राप नहीं है? विकर ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम पहले वापस लौट जाओ। पर आन की आंखें भर आईं। अगर तुम मर गए तो? क्योंकि तुम पर श्राप लगा हुआ था। विकर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मरना ही है तो मर जाऊंगा। आन पीछे हट गई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अपनी मौत का फैसला कोई खुद कैसे कर सकता है? लेकिन विकर का चेहरा बदल चुका था। उसने चारों ओर देखा और कहा, इतनी लाशें देखकर लगता है पूरा लोको ट्राइब खत्म नहीं हुआ। वो लोग बीमारों को यहीं छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। उसने तय किया वो उनके बैरक्स से जरूरी सामान लेगा और फिर किसी सुरक्षित जगह जाकर आराम करेगा। आन उसकी ओर देखती रही, मन ही मन सोचती, ये इंसान बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं। वो पलटी, जाने को तैयार हुई, लेकिन तभी वो ठिठक गई। उसके पूरे शरीर में झटका लगा। उसने वापस मुड़कर देखा और उसके चेहरे से चीख निकल गई। विकर की आंखें चौकन्नी हो गई। उसने उस दिशा में दौड़ लगाई जहां से चीख आई थी। आन जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। विकर ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए सामने इशारा किया। वो श्रापित है। वो एक छोटे बच्चे की ओर इशारा कर रही थी जो पास ही खड़ा था। भागो विकर, वो चिल्लाई। अगर तुम आगे गए तो मैं भी पीछे पीछे आऊंगी। लेकिन तभी उसके पैरों में ऐंठन सी आ गई। वो दर्द से करा उठी। विकर उसकी परवाह किए बिना उस बच्चे की ओर बढ़ा। वो झुका और ध्यान से देखा। बच्ची लगभग 5 साल की लग रही थी और साफ तौर पर लोको ट्राइब की नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी थी लेकिन खाली। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन उस सांसों में कोई जीवन नहीं था। विकर की निगाहें अब उस छोटी बच्ची पर टिक गई थी जो खामोश खड़ी थी, जैसे वक्त उसी के इर्द गिर्द थम गया हो। पास ही एक पत्थरों का ढेर था, उसके ऊपर एक मुरझाया हुआ फूल रखा था। विकर को एहसास हुआ ये बच्ची किसी की मौत का शोक मना रही थी। वो झुककर उसकी आंखों में देखता है, फिर बेहद नरमी से पूछता है, तुम कौन हो? बच्ची ने बिना कोई झिझक 3 शब्दों में जवाब दिया, लोकोस्लेव, किचन मेट। विकर का दिल एक पल के लिए थम गया। ये बच्ची लोको ट्राइब की गुलाम थी। उसने एक और सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पोमेरान। उस नाम में कुछ था जो अजीब था। वो नाम लोकल नहीं, इंपीरियल सा लग रहा था। विकर की आंखों में सवाल थे, क्या ये किसी इंपीरियल घराने की बच्ची थी जिसे लोगों ने पकड़ लिया था? लेकिन अगले ही पल उस बच्ची ने जो कहा उससे विकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोमेरान ला बास्केविल। वो ठिठक गया। क्या कहा तुमने? बच्ची ने अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखा और दोहराया, पोमेरान ला बास्केविल। ला, वो नाम किसी आम परिवार का हिस्सा नहीं था। बास्केविल क्लैन में वैन नाम दिया जाता था एक्सटेंडेड लिनिएज को, एल दिया जाता था डायरेक्ट मेल लिनिएज को, और ला, वो नाम बेहद दुर्लभ था, दिया जाता था डायरेक्ट फीमेल डिसेंडेंट्स को। विकर के लिए ये नाम किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आन की निगाह बच्ची की गर्दन की ओर गई। वहां एक पेंडेंट झूल रहा था। उसने इशारा किया, वो उस लॉकेट को देखो। विकर ने बिना कुछ कहे उस लॉकेट को पकड़ा और खोला। अंदर जो तस्वीर थी वो देख उसकी सांसें रुक गई। ह्यूगो। उस लॉकेट के अंदर ह्यूगो की तस्वीर थी, वही ह्यूगो बास्केविल क्लैन का पिता। विकर की आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल उठी। ये तस्वीर, ये पेंडेंट, ये यहाँ क्यों है? बॉम की आंखों में डर साफ झलक रहा था।
था। वो कांपते हाथों से लॉकेट को पकड़ने लगी, जैसे किसी ने उसकी आखिरी चीज छीन ली हो। विकर की आवाज अब आग बन चुकी थी। ये लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, बोलो। लेकिन तभी आन ने उसका हाथ पकड़ा। इस तरह पूछोगे तो वो कुछ नहीं बताएगी, मुस्कुरा कर पूछो। विकर को एहसास हुआ कि वो अपने इमोशंस में बहकर सब भूल गया है। उसने गहरी सांस ली, फिर बच्ची की ओर देखकर शांत आवाज में पूछा, ये लोग कौन है इस तस्वीर में? आन हंस दी। तुम मुस्कुरा भी सकते हो। पॉम ने धीरे से लॉकेट खोला और तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी माँ है, दादी, और ये मेरे दादा है। विकर का दिल फिर से बैठ गया। वो फ्लैशबैक में खो गया। उसे याद आया, एक बार बटलर बारामोर ने उससे एक रहस्य साझा किया था। उसने बताया था कि ह्यूगो बास्केविल एक समय बहुत लविंग इंसान था। अपनी पहली पत्नी रॉक्साना से बेहद प्यार करता था, लेकिन रॉक्साना की मौत ने ह्यूगो को नहीं बदला, उसे बदला था पेनेलोपी के खो जाने ने। रॉक्साना की कोख से जन्मी ह्यूगो की इकलौती बेटी पेनेलोपी, उसे बारबेरियन लोग उठा ले गए थे। उस दिन से ह्यूगो ने सब कुछ छोड़ दिया। वो खुद एम्पायर की बॉर्डर पर जाकर बस गया। कैपिटल के बास्करविल लोगों को लरू लेनोir माउंटेन पर शिफ्ट कर दिया, जहां बारबेरियन लोग छुपे रहते थे। वो हर दिन हत्याएं करता था, मॉन्स्टर हो या बारबेरियन, उसे बस पेनेलोप चाहिए थी। लेकिन पेनेलोप की कोई खबर नहीं मिली। ह्यूगो पागल हो गया था। वो एक भावनाहीन हत्यारा बन चुका था। और विकर हमेशा सोचता था कि ये सब एग्जैजरेटेड बातें, लेकिन अब सामने खड़ी ये बच्ची उसी पेनेलोपी की बेटी थी। पोमिरान ला बास्करविल, ह्यूगो की सीधी पोती। वो सच जो सदियों से दबा पड़ा था आज उजागर हो गया था। विकर की आंखों में अब कोई युद्ध नहीं, एक सवाल था, अगर ह्यूगो इस बच्ची को देखेगा तो क्या करेगा? उसकी पोती, लेकिन आधी बारबेरियन। वो ह्यूगो जो बारबेरियनों से नफरत करता था, जिसने अपने बच्चों को भी केवल एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। विकर ने धीरे से पोमेरान के सिर पर हाथ फेरा, उसके सूखे उलझे बालों में एक शांति की उम्मीद छोड़ दी। उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो जान गया था इस बच्ची को लोको ट्राइब ने कभी इंसान नहीं समझा। उसे वो सम्मान, वो अपनापन कभी नहीं मिला जो एक बच्ची को मिलना चाहिए। विकर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। पॉम कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी उंगली उसकी ओर उठी। माँ की आंखें और बाल तुम्हारे जैसे ही थे। विकर हंस पड़ा, हम बास्करविल के सारे हाउंड्स एक जैसे ही दिखते हैं। फिर मजाक में बोला, मैं तुम्हारा अंकल बन गया क्या चाचा? ये शब्द जैसे पॉम के दिल में उतर गया। उसकी नजर माँ की कब्र पर गई। उसे याद आया, माँ ने कहा था, अगर कभी किसी लाल आंख वाले को देखो तो उसके साथ चले जाना। और अब उसके सामने वो खड़ा था। प्या ने उसका हाथ थाम लिया। यही वो पल था जब आयरन ब्लडेड सोर्ड क्लैन के दो बचे हुए लोग एक दूसरे से मिले थे। अगली सुबह पॉम तंबू से बाहर निकली और बोली, कहाँ जा रहे हो? विकर ने बताया, क्लान की मैट्रियार्क ने एक मीटिंग बुलाई है। पॉम दौड़ते हुए आई, मैं भी चलूंगी। वो खुद ही उसकी बाहों में चढ़ गई और विकर को एहसास हुआ शायद वो अब अकेली रहने से डरती है। एक तरह से अच्छा था कि वो उस पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन विकर के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। एक बच्ची को संभालना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसने उसे पीठ पर उठाया और जंगल की ओर बढ़ चला, पर उसका दिल जानता था ये ब्लैक्स विलेज इस बच्ची के लिए सही जगह नहीं है। उसे ह्यूगो से दूर ले जाना होगा, लेकिन एम्पायर की सीमा के भीतर जहां सुरक्षा हो, शांति हो। पॉम उसके कंधे पर सो चुकी थी। विकर ने उसकी मासूम सांसों के बीच एक फैसला किया। वो चिवावा से मदद मांगेगा और शहर की ओर रुख करेगा। उधर मैट्रियार्क का तंबू, हवा में बेचैनी थी। क्लैन की प्रमुख एक गंभीर मुद्रा में सभी सदस्यों की ओर देख रही थी। बारिश का मौसम आने वाला है, उन्होंने कहा, और अगर तब तक ये बीमारी फैली रही तो तबाही और भी बड़ी होगी। एक एल्डर बोला, ये बीमारी नहीं, श्राप है। एंसेस्टर्स नाराज है, हमें एक बड़ा रिचुअल करना चाहिए। आन उठी, ये कोई श्राप नहीं है, हमें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए वरना ये फैलता रहेगा। एल्डर्स चिल्ला उठे, हम कैसे छोड़ सकते हैं ये जमीन? ये तो हमारे पूर्वजों की राख की भूमि है, हम यहाँ 2 सदियों से रहते आ रहे हैं। आन की आवाज भारी हो चुकी थी, आप अपने मृत पूर्वजों की मिट्टी बचा रहे हैं और आपकी संतानें मर रही हैं। शामन्स कह रहे थे, पूर्वजों की कब्रें नजरअंदाज करने से ही ये श्राप फैला है। आन का समूह कह रहा था, ये कोई जंगली मशरूम या संक्रमित कीड़े से फैल रही बीमारी है। तर्क, विरोध, आस्था, विज्ञान सब आपस में टकरा रहे थे। आखिरकार सबने फैसला मैट्रियार्क पर छोड़ दिया, लेकिन मैट्रियार्क भी दुविधा में थी। विकर पीछे बैठा चुपचाप सब सुन रहा था। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, रेड डेथ, एक बीमारी जो कभी एम्पायर में फैली थी। ब्लैक डेथ, जितनी घातक। वो याद कर रहा था एम्पायर के वो 2 नाम, कुस मॉर क्लैन से जिसने फायरवॉल स्पेल से बीमारी को रोका था, और डोअर कोवेड्स की सेंटेस जिसने अपने दिव्य स्पर्श से पूरे गांव को शुद्ध कर दिया था। अब ये जंगल फिर उसी इतिहास के दहलीज पर खड़ा था, लेकिन ये इलाज सिर्फ एम्पायर तक सीमित था। लरेट लेनोir की पहाड़ियों में रहने वाले ज्यादातर बारबेरियंस पहले ही इस बीमारी की बलि चढ़ चुके थे, और इस तबाही में भी बास्करविल क्लैन को फायदा हुआ। बारबेरियन जैसे ही गायब हुए, जंगल का संतुलन बिगड़ गया। लो रैंक मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। आम लोग मारे जाने लगे। एम्पायर ने बॉर्डर की रक्षा करने वाली बास्करविल क्लैन को सपोर्ट देना शुरू किया। उन्होंने पूरे जंगल में मॉन्स्टर सबजुगेशन शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने बॉर्डर की रक्षा कर ली, और ह्यूगो ने इस कामयाबी को अपने पॉलिटिकल
हथियार में बदल लिया। लेकिन विकर ये सब होने नहीं देना चाहता था। वो जानता था अगर ह्यूगो को इस संकट का फायदा उठाने दिया गया तो वो एम्पायर के सबसे खतरनाक राजनेताओं में से एक बन जाएगा। विकर ने हाथ उठाया। मैट्रियार्क की नजर उस पर पड़ी। विकर ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे पता है रेड डेथ को कैसे रोका जा सकता है। तभी एक दृश्य उभरा। एक गॉब्लिन को उल्टा बांधा गया था। उसे एक बड़े बर्तन में पानी में डुबो दिया गया। कुछ पल बाद जब उसे बाहर निकाला गया उसके पूरे शरीर पर तेजी से लाल धब्बे उभरने लगे। बारबेरियंस चौंक गए। ये तो रेड डेथ है। उन्होंने बिना देरी किए उस गॉब्लिन को आग में झोंक दिया। इन्फेक्शन फैलने से पहले ही खत्म कर दिया। एयान ने विकर की ओर देखा। तुम्हारा कहना सही था, जितने गॉब्लिन्स को हमने संक्रमित पानी में डाला सब बीमार हो गए। क्या ये बीमारी सच में पानी से फैलती है? उसने पूछा। विकर ने सिर हिलाया। हाँ, संक्रमित पानी इस बीमारी का सबसे बड़ा जरिया है, पर चिंता मत करो, उसे उबाल दो तो वो झर मर जाता है। आन ने तुरंत आदेश दिया, एक और टेस्ट करते हैं। एक गोब्लिन को उबलते पानी में डाला गया, पर जैसे ही उसे बाहर निकाला वो मर चुका था। आन झेप गई। विकर मुस्कुराया। उबलते हुए पानी में नहीं, उबला हुआ ठंडा पानी इस्तेमाल करो। और जैसे ही उन्होंने 2 गॉब्लिन्स को उबाले हुए ठंडे पानी में डुबोया, कुछ नहीं हुआ। बारबेरियंस ने राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद की पहली किरण दिखी। अगर हम उबला हुआ पानी पिए तो क्या बीमारी से बच सकते हैं? किसी ने पूछा। मैट्रियार्क खुद विकर के पास आई। आज पहली बार मुझे लग रहा है शायद हम बच सकते हैं। लेकिन विकर अभी भी सतर्क था। रेड डेथ सिर्फ पानी से नहीं, आंखों, मुंह और हवा के जरिए भी फैल सकती है, खासकर सुबह की कोहरे में। अन्य व्यंग्य से शामन की तरफ देखा। और कोई था जो इसे श्राप बता रहा था। शामन भड़क उठा। तो क्या अब हम बारिश के मौसम में पानी से दूर भागेंगे? विकर ने गंभीर स्वर में कहा। तुम ठीक कह रहे हो। जब बारिश आएगी नदियां उफनेंगी, हवा में नमी होगी, हर जगह गीला होगा, पानी उबालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें एक बड़ा कदम उठाना होगा। हमें गांव छोड़ना होगा। पूरा तंबू सन्नाटे में डूब गया। शामन गुस्से से कांप उठा। तुम्हें पहले भी बताया गया था, हम अपने पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़ सकते। क्या तुम काउंसिल ऑफ एल्डर्स की बात को ठुकरा रहे हो? विकर शांत रहा, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे हम ब्लैक्स टेरिटरी के अंदर ही रह सकते हैं, बिना गांव छोड़े। और बाहर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। बारिश थम चुकी थी और मुश्किलें अभी बाकी थी। लेनोर माउंटेन के नीचे लरू नदी उफान पर थी। पहले जहां समतल जमीन थी अब वहां सिर्फ कीचड़, दलदल और पानी ही पानी था। बारिश इतनी भयानक थी कि बुजुर्गों तक ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ एक जगह थी जो डूबी नहीं थी, ब्लैक विलेज। ऊंचाई पर खड़े 2 बारबेरियंस एक रस्सी को पूरी ताकत से खींच रहे थे। सामने वाला चिल्लाया, जोर से खींचो और मजबूती से बांधो। वो लोग गांव के 2 ऊंचे प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए पुल बना रहे थे। एक तरफ से आवाज आई, बार्ड को ऊपर उठाओ, गिरना नहीं चाहिए। कुछ ही देर में पुल तैयार हो गया। अब उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बने घरों के बीच जाना आसान हो गया था। एक बारबेरियन ने देखा और चौंका, इतनी बारिश के बाद भी हमारा गांव कैसे नहीं डूबा? दूसरा मुस्कुराया, विकर की वजह से ये सब उसी की समझदारी है। पूरे गांव में आवाज गूंजने लगी, धन्यवाद विकर, हमारे हीरो। विकर खड़ा था, चुपचाप सोच रहा था, कितनी किस्मत है कि ब्लैक टेरिटरी में इतने ऊंचे पेड़ हैं। यही वजह है कि हम बच पाए। उसी वक्त पोमेरान एक झोपड़ी से बाहर रेंगती हुई आई। विकर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर विकर की नजर कुछ और देख रही थी। 2 बारबेरियंस दूर से उसे हाथ हिलाकर कुछ इशारा कर रहे थे। विकर ने आंखें सिकोड़ कर देखा और तभी चिल्लाया, भागो, कुछ आ रहा है। एक पल बाद एक विशाल कैटफिश पानी से उछलकर उन बारबेरियन पर झपट पड़ी। वो चीख पड़े पर बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक तीर आकर सीधा उस मछली को लगा। वो तड़पती हुई वापस पानी में गिर गई। आन की आवाज गूंजी, दूर हो जा हरामी। विकर ने पूछा, क्या ये वही मसासू है? आन ने सिर हिलाया, हाँ ये है सी, इस इलाके का कैटफिश किंग। दशकों से इसका आतंक रहा है। तभी सी फिर से आया और प्लेटफॉर्म से टकरा गया। बारबेरियंस गिरने लगे। विकर बिना सोचे समझे कूदा। अब तेरा खेल खत्म। उसका हाथ चमकने लगा। लाल रोशनी से बीबब प्रकट हुआ। विकर ने बास्करविल क्लैन की 6th टेक्निक इस्तेमाल की, 6 लर्किंग एम्बुशेस। 6 बार हमला। सी चिल्लाया और बुरी तरह घायल होकर पानी में भाग गया। गिरे हुए बारबेरियंस पेड़ की टहनी पकड़कर बच गए। बाकी सभी ने राहत की सांस ली। विकर ने फिर जान बचाई। हमारा रक्षक, हमारा हीरो। शामन ने नाक सिकोड़ते हुए मुंह फेर लिया। वो ये तारीफ सह नहीं पा रहा था। आन दूर खड़ी थी, चुप, पर उसके चेहरे पर तनाव था। आन ने मुस्कुराते हुए अंगूठा उठाया, पास कर दिया विकर। रात का समय। विकर की झोपड़ी के अंदर पोमेरन मुंह भरे बैठी थी। मामा, खाना तो लाजवाब है। आन भी वहीं थी और बिना बुलाए थी। विकर ने चौंक कर कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। आन ने मुस्कुरा कर कहा, पर तुम्हारे खाने की खुशबू रोक नहीं पाई खुद को। विकर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा हिस्सा नहीं बनाया था। आन ने शरारती अंदाज में कहा, जो गुलाम का है वो मालिक का है। विकर ने जवाब दिया, मैं गुलाम नहीं हूँ। आन ने मुस्कुरा कर कहा, तब भी मेरी बातों का बुरा मत मानो। पोमेरन ने दोनों को देखकर मासूमियत से कहा, तुम दोनों तो एक शादीशुदा जोड़े जैसे लगते हो। आन शर्म से लाल हो गई। उसने पोमेरान को गले लगा लिया। इतनी प्यारी हो तुम। पोमेरन भी हंस पड़ी। विकर हैरान था, ये सब इतने करीब कब हो गए? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। विकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। कोई वहां खड़ा था। आन ने आवाज में गुस्सा भरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आहान भीगे हुए आंसू भरी आंखों से बोला, मैं जानता हूँ तुमने कई बार गांव को बचाया है, इस बार मेरी बहन को बचा लो। रात गहराती जा रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर जल रही एक लौ, बस वही एकमात्र रोशनी थी जो अंधेरे और बेचैनी के बीच टिमटिमा रही थी।
उस रोशनी में बिस्तर पर लेटी थी ऑल, उसकी सांसें टूटी फूटी, शरीर पर लाल निशान और चेहरा दर्द से सना हुआ। विकर, आन और आहान तीनों उसे घेर कर खड़े थे, चेहरे पर चिंता और दिल में डर। कब से ऐसा है? विकर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। आहान ने बताया, कल जब हम लोग लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे वो दलदल में चली गई थी। आन ने कहा, ऑल बहुत नेक दिल है, हमेशा सबकी मदद करती है। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? पर उससे पहले टेंट के अंदर एक अजनबी दाखिल हुआ, भारी आवाज में गुर्राया। सबकी नजर घूमी। ओमन था, शामन। उसने गुस्से में ऑल को घूरा। कहा था बाहर मत जाना। सुना नहीं उसने। फिर उसने आन की तरफ मुड़ते हुए ताना मारा। जब किसी इंपीरियल स्पाई हरामी की बात सुनी जाती है तो ऐसा ही होता है। आन ने गुस्से में पलटकर जवाब देना चाहा, पर शामन की आंखें जल रही थीं। तू भी बेकार है, अपने माँ बाप जैसा। और उसने आहान को थप्पड़ मार दिया। टेंट में सन्नाटा छा गया। फिर वो गरजते हुए बोला, ये बीमारी कोई आम चीज नहीं, ये देवता का श्राप है। इसे सिर्फ एंसेस्ट्रल राइट से ही हटाया जा सकता है। जाते जाते वो कह गया, अब तो मैट्रियार्क भी ये अनुष्ठान करने की इजाजत दे देगी। आन ने शामान की तरफ गुस्से से देखा, पर कुछ बोल नहीं पाई। आहान वहीं खड़ा रहा, आंसू उसके गालों पर बहते रहे, चुपचाप। तभी विकर ने आगे बढ़कर कहा, अगर इलाज चाहिए तो एक तरीका है मेरे पास। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विकर ने आहान को देखा और तुरंत निर्देश देने लगा, उसके इस्तेमाल किए सारे फर्नीचर को उबालकर सैनिटाइज करो, आग में चारकोल जलाओ ताकि कीड़े और बैट्स दूर रहे। हमें एक साफ और सुरक्षित जगह बनानी होगी जहां वो थोड़ी देर और टिक पाए ताकि मैं इलाज ला सकूं। फिर विकर ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कर सकोगे ये सब? आहान ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। हाँ मैं करूंगा। आन आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सच में उसे बचा सकोगे? विकर ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हाँ। आन तुरंत बोली, बताओ मुझे क्या करना है? विकर ने उसे देखा, गंभीरता से बोला, मुझे इस डीप फॉरेस्ट से बाहर निकलवाओ ताकि मैं वो औषधियां ला सकूं जो इस इन्फेक्शन का इलाज कर सकती हैं। आन चौंकी, पर तुम भूल रहे हो, चाहे तुम्हें बैलक ने स्वीकार कर भी लिया हो, फॉरेन लैंड में जाना अब भी मना है। और मेरी माँ जो मैट्रियार्क है वो तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। विकर ने सिर हिलाया, हाँ वो तो ऑल को भी छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम सब चुप रहो तो मैं जा सकता हूँ, बिना किसी को बताए, और चुपचाप लौट आऊंगा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, तुम मुझे जाने दोगी? आन हक्की बक्की रह गई, मुंह खुला पर शब्द नहीं निकले। बारिश और तेज हो गई थी, पानी धीरे धीरे जंगल को निकलता जा रहा था। विकर ने लकड़ी के तख्तों पर छलांग लगाई और आगे बढ़ गया, पर फिर अचानक रुक गया। पीछे देखा, आन खड़ी थी उसी जगह। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। विकर ने पूछा, तुम क्यों आई हो? तुमने तो मुझे जाने दिया था। आन बोली, साथ चलते हैं? विकर ने गुस्से में कहा, तुम साथ आई तो रास्ते में मुश्किलें होंगी। आन ने फिर पूछा, तो कम से कम ये तो बता दो जा कहाँ रहे हो? विकर चुप रहा। फिर आन ने एक सवाल फेंका, तुम पोमेरन को साथ क्यों ले जा रहे हो? विकर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप दूर आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। भीगी हुई जमीन पर आन चुपचाप खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखें उस पानी में टिक गई जहां से विकर अभी अभी गुजरा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा है तुम्हारी वो ताकत, वो तलवार जो तुम्हारे हाथ से निकलती है, और वो रेड डेथ की समझ, पर मैंने कभी कुछ पूछा नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी नमी थी, जैसे सिर्फ बारिश नहीं, उसके शब्द भी भीग रहे हो। शायद इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि डरती थी। उसने नजरें फेर ली, जैसे किसी भारी याद से भाग रही हो। डरती थी कि अगर मैंने सच में पूछा और तुमने जवाब दे दिया तो तुम कहीं चले जाओगे, गायब हो जाओगे हमेशा के लिए। एक पल को वो फिर चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, पर अब बस एक बात पूछनी है। वो विकर की तरफ देख नहीं पा रही थी, आंखें बंद कर ली। शब्द उसके होठों से निकले, तुम वापस आओगे ना? हवा एक पल के लिए थम गई, बारिश की बूंदें जैसे ठहर गई हो। आन के अंदर सब कुछ कांप रहा था, दिल, सांसें, उम्मीद। और तभी विकर की आवाज आई, हाँ मैं वापस आऊंगा। आन ने चौंक कर आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। वो बस उस रास्ते को देखती रही जहाँ विकर की परछाई लहरों में खो चुकी थी। और फिर बहुत हल्के से, वापस आना ही पड़ेगा, उसके होठों से निकला एक वादा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ।